नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश त्रिपाठी विधि संगम क्लासेस से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी राजस्थान एपीओ का जो एग्जाम होने वाला है जनवरी में, उसको देखते हुए या फिर अन्य भी जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, चाहे वो एचजीएस हो, एपीओ हो या पीसीएसजे हो, तो उसको देखते हुए हम सीआरपीसी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं उन प्रोविजन को हम देख रहे हैं। और जितना इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस लगाने की जो आपका तरीका है, ये तरीका कहीं ना कहीं फेल हुआ है। जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, तो एक थरोली अध्ययन चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल थरोली अध्ययन के लिए तो समय नहीं है, लेकिन इतना तो हम बता सकते हैं कि बेयर एक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीआरपीसी में। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 154 हो चुका था, 155 भी हो चुका था, 156 भी हो चुका था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं सेक्शन, उसको हम देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है, सेक्शन 154 टू 176, 176, तो इस चैप्टर, और ये चैप्टर हमने आपसे पहले कहा था कि चैप्टर 12, 12 ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो एफआईआर के संबंध में हमने आपसे कहा था कि 154 में एफआईआर होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन आप देते हैं। उसके बाद से जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर उसको एक पावर मिल जाता है अन्वेषण करने का। अगर वो मामला कॉग्निजेबल है तो एक पावर मिल जाता है कि वो उस मामले का क्या करे, अन्वेषण करे, इन्वेस्टिगेशन करे। तो इसके लिए जो उसका पावर है वो 156 में दिया गया है। ठीक है, तो पावर हो गया। अब पावर के बाद वो शुरू करेगा क्या, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अन्वेषण शुरू करने की जो प्रक्रिया है, जो इसका प्रोसीजर है, वो आपको 157 के अंतर्गत दिया है कि उसके अंतर्गत पुलिस को प्रक्रिया एडॉप्ट करना है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत पहला काम तो वो ये करेगा कि धारा 156 के अधीन उस मजिस्ट्रेट को, ठीक है, उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा। यानी कि आपसे हमने पहले कहा था कि कोई भी अगर ऑफेंस होता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर, मान लो इस क्षेत्र में ऑफेंस हुआ, इस एरिया में ऑफेंस कोई भी अगर होता है, तो इस पर न सिर्फ एसएचओ साहब यानी कि पुलिस थाने का जो प्रभारी है, न सिर्फ उनका क्षेत्राधिकार होता है, बल्कि इस थाने पर न्यायिक अधिकारियों का भी क्या रहता है, क्षेत्राधिकार रहता है। ठीक है, तो इस पर जेएम का भी क्या रहता है मित्रों, क्षेत्राधिकार रहता है। तो अगर इस थाने में कोई भी ऑफेंस होता है, इस पर्टिकुलर थाने में कोई भी ऑफेंस होता है, तो एसएचओ महोदय के यहाँ कोई गया, एफआईआर लिखवाया या उन्हें सूचना मिली कि एक अपराध हुआ है, तो अब इनका काम यह है कि उसको एफआईआर लिखे और फिर अन्वेषण के लिए निकल जाए। लेकिन इसके पहले उनको इसके पहले से लेकर और पुलिस रिपोर्ट तक, यानी कि एफआईआर से लेकर पुलिस रिपोर्ट तक बीच के जितने भी समय हैं, वो क्या 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 कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन किसको देना होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उन्हें देना होगा। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी क्षेत्राधिकार, जब आप जाएंगे कचहरी तो वहां पर तमाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के चैम्बर बने रहते हैं, और या उनके आप न्यायालय कहिए, तो न्यायालय के बाहर ही लिखा रहता है कि इस मजिस्ट्रेट को इन थानों का चार्ज दिया गया है। ठीक है, यानी कि इन थानों पर उनका जुरिडिक्शन है। तो इसी वजह से इनका एसएचओ महोदय का ये कर्तव्य है, कार्यपालिका से आते हैं, तो इनका कर्तव्य है कि जो भी अपराध होते हैं उसकी सूचना न्यायपालिका अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी तत्काल प्रोवाइड करे। यानी कि जो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे रिपोर्ट उनकी बन रही है, तो उस रिपोर्ट को क्या मित्रों कहते हैं, उस रिपोर्ट को कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। ठीक है, ये दिमाग में हम लोग को रखना है कि दो प्रकार के रिपोर्ट होते हैं, पहला पुलिस रिपोर्ट और दूसरा होता है अकरेंस रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट 173(2) के फॉर्मेट में जाएगा, और अकरेंस रिपोर्ट एफआईआर जो ही लिखवाया गया उसके बाद पुलिस का ये दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि वो जेएम को अकरेंस रिपोर्ट, यानी कि घटना क्या हुई, कैसे हुई, उसके संदर्भ में कहां कहां हमने अन्वेषण किया और कहां कहां तक हमारा अन्वेषण कंप्लीट हुआ, ये सब कुछ ए से लेकर जेड तक सारी सूचना इन जेएम को मिलना चाहिए। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई कि वो तत्काल भेजेगा। ठीक है, वो तत्काल भेजेगा, तत्काल
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए एक आध दिन का लेट हुआ और उस देरी का कुछ कारण है, अन्वेषण में पुलिस व्यस्त हो गई या कोई बहुत वीवीआईपी मूवमेंट है, चाहे और जो भी कारण है, इसे आप मजिस्ट्रेट को बताइए कि ये लेट होने का कारण ये है। ठीक है, अगर रीजनेबल कारण है तो ठीक है, नहीं तो उस पर प्रश्न भी जेम लगा सकता है कि आखिरकार आपको रिपोर्ट भेजने में इतनी देरी क्यों हो गई। ठीक है, तो काज ऑफ जो भी उसको पूछना होगा तो उसका कारण वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पहले तो वो तत्काल एक अकरेंस रिपोर्ट भेजेगा, उसके बाद से अन्वेषण करने के लिए और अपराधी का पता लगाने के लिए, यानी कि मामला कहां पर है, कैसे है, उस घटनास्थल पर जाएगा जो भी, क्योंकि अन्वेषण का मेन जो उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? एविडेंस कलेक्शन। ठीक है, तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए वो उस स्थान पर जाएगा और जो भी है उसको वो देखेगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपका 157 इस बात से शुरुआत करता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है मित्रों, तो उस स्थान पर जाएगा, या तो वो खुद जाएगा या अपने अधीनस्थ को भी भेज सकता है। भाई एसएचओ महोदय जो होते हैं, थानाध्यक्ष महोदय, तो उनकी ड्यूटी है कि वो एफआईआर लिखें, अन्वेषण करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे थाने में वही एक अधिकारी है कि जो कि सर्वे सर्वा सब कुछ काम करे। अन्य लोग भी होते हैं। ठीक है, अन्य एसआई स्तर के अधिकारी होते हैं, दीवान साहब होते हैं, तो अगर वो चाहे तो दीवान जी से एफआईआर लिखवाए या अन्य एसआई से क्या वो करवाए, अन्वेषण करवा सकता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? आईओ। ठीक है, इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है, इंक्वायरी ऑफिसर उसे बोला जाता है। तो वो या तो खुद मामले का अन्वेषण कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट से वो क्या करवा सकता है? इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी गई है। ऐसी पत्रिका, निम्नतर पत्रिका ने, जिसे राज्य सरकार, यानी कि अब ये राज्य सरकार के ऊपर है कि किसको वो अन्वेषण के उपयुक्त मानती है। हर एक स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो उनके प्रावधान है, नियमों द्वारा स्टेट बना सकता है। जैसे कि आप एफआईआर में भी आपने पढ़ा कि कांस्टेबल से ऊपर का जो अधिकारी होता है, ऊपर का जो उससे आप दीवान कहिए। ठीक है, कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल कहिए, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हम लोगों ने कई जगह ये बात पढ़ी हुई है। ठीक है, कि अगर थानाध्यक्ष महोदय बीमार हैं, नहीं रहे किसी का, कोई और किसी समस्या में गए हैं, वीवीआईपी मूवमेंट में गए हैं और वहां पर कोई व्यक्ति आता है, तो उस समय जो सबसे सीनियर जो होता है कांस्टेबल से ऊपर, वो एफआईआर को लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं वो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। परंतु जब ऐसे अपराध की इत्तला नाम लेकर, ठीक है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या लिखवाया गया है? एफआईआर लिखवाया गया है और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया गया है। ठीक है, और वो मामला गंभीर प्रकार का नहीं है। ठीक है, एक तो ये कोई अनजाना अपराधी नहीं है कि अपराध करके भाग गया। भाई ये सब मामले जनरली ये होते, पड़ोसी का मामला है या राजनीतिक दुश्मनी वश किसी व्यक्ति को आप फंसाना चाहते हैं, व्यापारिक मुद्दों के ऊपर फंसाना चाहते हैं। पुलिस अधिकारी को मालूम है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके लिए शिकायत लेकर आए, लेकिन वो शिकायत बहुत गंभीर मामला नहीं है। ठीक है, मतलब कि गंभीर का अर्थ ये है कि संज्ञेय मामला भी हो सकता है, छोटा मामला संज्ञेय मामला, या वो असंज्ञेय भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। तो अगर इस प्रकार पुलिस अधिकारी को लगता है कि हाँ, ये जिस व्यक्ति की शिकायत लेकर भाई साहब आए हैं उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, इसके अतिरिक्त वो मामला गंभीर नहीं है, ठीक है, तो ये पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक नहीं होगा कि उस स्थान पर अन्वेषण के लिए स्वयं जाए या अपने सबऑर्डिनेट को वो वहां पर भेजे। ठीक है, तो ये भी आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यदि पुलिस थाने की भाषा का प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त सफिशिएंट ग्राउंड, यहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उस मामले का क्या करे, वो अन्वेषण करे। ठीक है, जैसे कि मामला क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो वैसे भी मामला इस प्रकार का है कि उसका वो अन्वेषण नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि उसके लिए आपको जेम से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मामलों में भाई सामने वाला व्यक्ति क्या जानता है, एक सामान्य व्यक्ति क्या जानता है कि यह मामला संज्ञेय है कि असंज्ञेय है? वो तो भाई जाता है थाने पर, एक अपराध हुआ है, थाने की रिपोर्ट। अब थानाध्यक्ष महोदय को लगता है कि नहीं यार, ये तो मामला संज्ञेय नहीं है, लिहाजा मैं अन्वेषण करने में असक्षम हूं, तो इसके लिए अपना रिपोर्ट लिख लेगा और उस व्यक्ति को बोल देगा कि ये मामला क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, आप जाइए और फिर मजिस्ट्रेट से आप ऑर्डर लेकर आइए, जो कि हमने धारा 155 में आप लोग को पढ़ाया था। पहला जो लेक्चर था मेरा, सॉरी सेकेंड लेक्चर, ठीक है, तो उसमें हमने ये बात आपको बताई थी। तो परंतु यह कि यहाँ पर बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर, यानी कि ये सब चीजें निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर, ठीक है, और यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में। ठीक है, तो इन लोगों को आप दिमाग में रख लीजिए। एक तो मामला कैसा होना चाहिए, बलात्कार का होना चाहिए, और बलात्कार का जो भी उसका स्टेटमेंट है, ठीक है, तो स्टेटमेंट वो करने के लिए, लिखने के लिए पुलिस को उसके या तो निवास स्थान पर आप जाइए या वो महिला जहां पर चाहे, यानी कि उसके पसंद के स्थान पर वहां आप जाइए। और ऐसा खासतौर से इन्होंने लिखा है कि किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही वो लिखित किया जाएगा, वो स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? हाँ, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है कि इनकी उपस्थिति वहां पर हो सकती है। ठीक है, तो पहला है माता पिता, संरक्षक। ठीक है, संरक्षक में जैसे अगर पत्नी का मैटर है तो उसका संरक्षक कौन हो गया? पति हो गया। ठीक है, अगर लड़की नाबालिग है तो संरक्षक कौन हो गया? पिता उसका हो गया। तो संरक्षक या नजदीकी नातेदार में बहन, भाई, ये लोग आते हैं। ठीक है, तो ये नजदीकी नातेदार या उस क्षेत्र के किसी सोशल वर्कर की उपस्थिति में ही वो लिखा जाएगा। ठीक है, जिससे कि महिला जो भाई उसके साथ गंभीर एक तो अपराध हुआ है और इसी वजह से महिला पुलिस अधिकारी ही उसको लिखे, और एक कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो कि उसको मेंटल सपोर्ट दे सके, ताकि वो बिना भय से अपने स्टेटमेंट को दर्ज करवा सके। ठीक है, तो ये आपका होना अनिवार्य है। हाँ, ये जो जहां जहां हमने टिक मारा है उसको आप इंपॉर्टेंट समझकर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। उपधारा 1 के परंतु के वर्णित दशा प्रत्येक अपनी रिपोर्ट में पूर्णता न करने कारणों का। ठीक है, कुल मिलाकर जो परंतुक है क और ख, ठीक है, यहां पर आप देखिए, ये तो ख है। ठीक है, कि उसने क्या किया, वो अन्वेषण नहीं करना चाह रहा है पुलिस अधिकारी। ठीक है, दूसरा क, हमने आपसे कहा था कि वो जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आई है उसका वो नाम जानता है, और ये भी वो जानता है कि मामला क्या है, गंभीर प्रकार का नहीं है। ठीक है, गंभीर प्रकार का नहीं है, तो वहां वो जाने से क्या कर देगा, इनकार। जाने का अर्थ क्या है? अन्वेषण करने से इनकार कर देगा। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये बातें लिखी गई हैं कि प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उस रिपोर्ट में जो क ख, ठीक है, उसकी जो दशा है उसमें जो कुल मिलाकर उसको रिपोर्ट किसको करना है? जेम को करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट करेगा, अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं के पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों को बताएगा। कारण बता भाई, हमने आपसे पहले कहा न्यायपालिका का वहां पर प्रभुत्व है। ठीक है, आपको न्यायपालिका को बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आपने किया, कारण क्या था, आप कारण बताइए, ताकि अगर आप कुछ मनमानी कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर है, एमएलए साहब का केस है, एमपी साहब का केस है, किसी बहुत बड़े माफिया का केस है, दरोगा डर रहा है, नहीं वो अन्वेषण करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब उस स्थिति में न्यायपालिका, चूंकि न्यायपालिका पर किसी का दबाव नहीं था, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कोई गुंडा मवाली का दबाव नहीं, तो फिर वो अपना जो भी उसको लेना होगा एक्शन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो एक्शन लेगा। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि लेकिन पुलिस अधिकारी का एक कर्तव्य है कि एक एक बात, हमने आपसे पहले ही कहा था कि पुलिस रिपोर्ट एफआईआर के लिखे जाने से लेकर
तो जैसा कि अभी आपसे हमने जिक्र किया कि जो मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसको मामले का नियंत्रण करने का राइट होता है। तो एसएचओ साहब जो भी निर्णय लेते हैं कि वो अन्वेषण करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्या मामला है, वो सब कुछ रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को देंगे, जिससे कि मजिस्ट्रेट निर्णय ले कि ये मामला जो एसएचओ साहब ने निर्णय लिया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, ये सब होगा और इसके बाद से उस मामले का जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाया, ठीक है, यहां पर देखिए तत्काल उसकी सूचना दी जाएगी, किसको, इत्तिला देने वाले को। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मर है, जो भी सूचना देने वाला व्यक्ति है जिसने एफआईआर लिखवाया है, उसको सूचित इस एसएचओ महोदय को करना पड़ेगा। किस स्थिति में, प्रोवाइजो सी, प्रोवाइजो बी, ये प्रोवाइजो बी के अंतर्गत जहां पर वो निर्णय लेते हैं कि इस मामले का हम अन्वेषण नहीं करेंगे, तो उस मामले में जिस व्यक्ति ने इत्तिला दिया है उसको इस बात की सूचना देगा कि वो या तो खुद अन्वेषण नहीं करेगा या वो अन्वेषण कराएगा भी नहीं, यानी कि अपने अधीनस्थ अधिकारी से वो अन्वेषण भी नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। 158 ये रिपोर्ट कैसे दी जाती है, जो ये 157 की रिपोर्ट है, जो 157 की रिपोर्ट है वो किस प्रकार दी जाती है, यानी कि अकरेंस रिपोर्ट या घटना रिपोर्ट की बात हो रही है। यहां पर किस रिपोर्ट की बात हो रही है मित्रों, घटना रिपोर्ट। ठीक है, ये घटना रिपोर्ट की बात हो रही है। तो ये जो रिपोर्ट है, घटना रिपोर्ट या अकरेंट रिपोर्ट या अकरेंस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में ये बताया गया है कि धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई जो अकरेंस रिपोर्ट होती है, वो यदि राज्य सरकार ऐसा डायरेक्शन देती है तो पुलिस को ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से ही दी जाएगी। कुल मिलाकर इस जो रिपोर्ट है, जो घटना रिपोर्ट है, इस पर दो लोगों का नियंत्रण होता है, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, इसके अलावा उनके वरिष्ठ अधिकारी का। ठीक है, तो राज्य सरकार अगर ऐसा कोई डायरेक्शन देती है तो सीओ के माध्यम से, एसपी के माध्यम से या और किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से वो रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो यहां पर उसको एक तरीका दिया है, एक प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है एसएचओ के लिए। ठीक है, ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी को जो भी चाहे वो डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद से उस डायरेक्शन को उस रिपोर्ट पर लिखा जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उस मजिस्ट्रेट को अविलंब भेज दिया जाएगा। ठीक है, तुरंत भेज दिया जाएगा और ये जो भी उसको डायरेक्शन देना होगा, ठीक है, वो एसएचओ महोदय को वो डायरेक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। ठीक है, 157 का जो भी प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ए और बी, उसके अंतर्गत थाना महोदय ने ये निर्णय ले लिया है कि हम अन्वेषण नहीं कराएंगे। ठीक है, मामला उस प्रकार का नहीं है, लेकिन उनको रिपोर्ट तो भेजनी होगी। किसको रिपोर्ट भेजनी होगी, मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट साहब रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट को अगर उनको लगता है कि पुलिस यहाँ पर मनमानी कर रही है, पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, तो उसके वो चाहे तो पुलिस को कह सकता है कि नहीं, ऐसा है कि आप अन्वेषण करो। ठीक है, तो अन्वेषण करने के लिए आदेश जेम दे सकता है, जो कि उस घटना पर, उस केस पर नियंत्रण रखने का प्राधिकार सीआरपीसी के अंतर्गत रखता है। ठीक है, तो वो अन्वेषण करने का आदेश देगा, या उसे लगता है कि पुलिस फेयर नहीं कर पाएगी, पुलिस फेयर काम नहीं कर सकती, या पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव है, तो वो कुल मिलाकर खुद या तो उसका जांच कर सकता है। ठीक है, प्रारंभिक जांच कि मामला क्या है, मामले में कहां तक दम है, मामला स्वयं संज्ञान लेने लायक है, या जो भी उसको निर्णय लेना हो, लेकिन कुल मिलाकर प्रारंभिक जांच या इंक्वायरी वो कर सकता है, या अपने किसी सबऑर्डिनेट से भी वो इंक्वायरी करवा सकता है। ठीक है मित्रों, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पर सर्वे सर्वा है, पुलिस के कुछ भी लिखने से वो मानने वाला नहीं है, वो उसको जो समझ में आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका 159 है। और इसके बाद हम विटनेस, पुलिस अधिकारी जो विटनेस को बुलाता है 160 के अंतर्गत, फिर 161 का बयान, 164 का बयान, ये सब कुछ पुलिस अधिकारी करता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा है ये क्लास आपके लिए लाभदायक होगी और इसके साथ ही मुझे आप अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।